हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 23.7 केसीसी ना क्लास 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले ये समझते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होना चाहिए, है ना, किस फॉर्म में दिखेगा हमें। जैसे कि आप लोग को पता है होमोजीनियस फॉर्म किस फॉर्म में होता था कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होता था। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में दिखेगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखो, इसमें जो फॉर्म होगा वो आपको इस तरह से दिखेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो कैपिटल P और Q जो लिखा हुआ है वेयर P एंड Q, ये जो P और Q है ये क्या होगा, P एंड Q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। इस फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप p के साथ जो मल्टीप्लाई में वो क्या है, y है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जिसका dy बाई डी एक्स है तो यहाँ पे जो y है ये सेम होता है। यहाँ पे जो फंक्शन होगा वही यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन भी होगा, है ना। जैसा कि हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड में सॉल्यूशन किए थे, होमोजेनियस फॉर्म का सॉल्यूशन कैसे करते थे ये सब हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि होमोजेनियस में क्या था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में होता था। तो y बाई एक्स को हम लोग मान लेते थे v, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, dy बाई डी एक्स करते थे, फिर सब्स्टिट्यूट करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हम लोग इंटीग्रेशन करके हम लोग सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए इसे इंटीग्रल फॉर्म में लाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन यानी कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन अगर लीनियर फॉर्म में है तो इसका जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड करके इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं, ना ही इसको होमोजेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो इसको इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग करते क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड आप कह सकते हो। तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों करते हैं कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई, ताकि वो इंटीग्रल फॉर्म में आ जाए। इंटीग्रल फॉर्म में लाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम इंटीग्रेट करेंगे जब वो इंटीग्रल फॉर्म में आएगा। और जब तक हम डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट नहीं करेंगे वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए वो इंटीग्रल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बनाते थे तो क्या सभी क्वेश्चन का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन कर पाते थे, नहीं। कभी कभी ऐसा होता था हमें पुट करना होता था, किसी एक्सप्रेशन को पुट करना होता था, उसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट कर पाते थे। तो आप लोगों ने ये सोचा है कि हम लोग पुट क्यों करते थे, पुट इसलिए करते थे ताकि वो क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए, ठीक है ना। यहाँ भी वही काम करने वाले हैं, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ये इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है। तो जो चीज़ें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाए, तो जो चीज़ें मल्टीप्लाई की हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या चीज़ है, ये एक ऐसा चीज़ है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इंटीग्रल फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ये होता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग IF बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF।
क्या होता है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स, ठीक है ना। ये करता क्या है, ये करता ये है कि इसको दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा, फिर हम लोग उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखना इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। देखो आप कैसे, अब देखो सॉल्यूशन करने के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई, इसको इक्वेशन 1 मान लिया हमने, ठीक है ना। मल्टीप्लाई e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। चलो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे समझ पाओ। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं e टू द पावर p इंटू डी एक्स से। तो पहले इसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये रहा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, किससे, e टू द पावर डी एक्स से। क्यों मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन फॉर्म में आ जाए। मल्टीप्लाइंग बाय e टू द पावर p dx ऑन बोथ साइड, दोनों साइड यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं e टू द पावर p dx से, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx इंटू dy बाई डी एक्स और प्लस p इंटू वाई इंटू e टू द पावर p dx इज इक्वल टू q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्या किया मैंने, दोनों साइड e टू द पावर p dx से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने दोनों मल्टीप्लाई किया। ये q था, इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये कि जो आपको इस साइड वाला टर्म दिख रहा है ये किसी का डिफ्रेंसिएशन है, ठीक है ना। किसका डिफ्रेंसिएशन है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है u इंटू वी के फॉर्म में, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ दिया और पहले का डिफरेंशिएशन, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन है। आप लोग ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स इंटू में y, ये इसी का डिफरेंशिएशन है, इज इक्वल टू यहाँ पे q इंटू डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहा e टू द पावर p dx। देखो ये क्या लिखा हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यही मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इसके जगह ये लिख दिया, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, वो सुनना। देखो u इंटू वी के फॉर्म में है, ठीक है। तो आप देखो पहले को छोड़ोगे, पहले को छोड़ दिए, y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। फिर प्लस, फिर दूसरे को छोड़ दिया, यानी कि y को छोड़ दिए, और e टू द पावर p dx का डिफरेंशिएशन इतना ही होगा, लेकिन फिर इंटीग्रेशन p ऑफ dx का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो वो कितना देगा, p देगा, ठीक है ना। आप ध्यान से देखना, देखो अगर मैंने आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx, ठीक है, इसका अगर हमें कोई डिफरेंशिएशन करने को बोल दे तो क्या बोलेंगे, e टू द पावर x इंटू डी एक्स, इसका कोई डिफरेंशिएशन करने को बोले तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि देखो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। तो आप इंटीग्रेशन का साइन हटा दो और आप सिर्फ लिख दो e टू द पावर x, सिंपल, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स से, इसका आप डिफरेंशिएशन करो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ साइन एक्स आ जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि ये है क्या, डिफरेंशिएशन, और ये क्या है, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएट और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो इसका मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन एक्स, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखो e टू द पावर p dx का डिफरेंशिएशन इतना ही हुआ, लेकिन जब मैंने इंटीग्रेशन ऑफ p dx का जब डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिलेगा, सिर्फ p मिलेगा। तो वही मैंने यहाँ पे ये p लिखा था। तो आप देखोगे इसी का डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है ना। अब तो आपको ये समझ में आ गया कि हाँ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। चलो अब देखो यहाँ पे करना क्या, अब इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या चाहिए होता है, सॉल्यूशन में चाहिए होता है हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इनटू y, और ये जो dx था ये मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया q इंटू ई टू द पावर p dx और इनटू में dx, ठीक है ना। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग
इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो डी ऑफ ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू डी एक्स, ये आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं बोलूँगा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई टू द पावर पी डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, और इसमें तो ये ऐसे ही रहेगा ए टू द पावर पी डी एक्स, क्योंकि इसका हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलोगे सर आप इसका इंटीग्रेशन आप ये कैसे लिख दिए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर कोई पूछे कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप बोलते हो एक्स प्लस सी, ठीक है। अच्छा, किसी ने पूछा कि डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो आप बोलोगे वाई प्लस सी, ठीक है ना। मान लो किसी ने पूछा डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप बोलोगे टी प्लस सी, ठीक है। मान लो किसी ने ऐसा पूछा डी ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आप बोलोगे साइन एक्स प्लस सी, यानी डी के साथ जो होता है वही इंटीग्रेशन में आता है। देखो डी के साथ जो है वही इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। तो इसका ये हो गया सॉल्यूशन। तो ये जो आया है यही क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही इस इक्वेशन का, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर इतना काम हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इतना काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी चीज़ को अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये y को आगे और ये जो चीज़ है इसको हम लोग क्या बोले थे, इसी को बोले थे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी को क्या बोले थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी को क्या बोले थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ आई इंटू डी एक्स। तो इसी चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है, यही है सॉल्यूशन ऑफ LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और हमें सॉल्यूशन ही चाहिए होता है, ठीक है। अब आते हैं मुद्दे पे कि क्या जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो क्या इतना सारा काम हमें करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इतना कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा LDE का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दोगे। कैसे, इस फार्मूले से, ठीक है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ चले जाना है, ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देना है, यही आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, वाई इफ और क्यू इफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, वाई इफ क्यू इफ, याद रखना है। सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इफ क्यू इफ, और क्यू इफ वाले के साथ इंटीग्रेशन आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ। अब आप बोलोगे सर क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू होगा, नहीं, आपका फॉर्म ऐसा भी हो सकता है। देखो मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ, ये पहला था, दूसरा आपके सामने ऐसा हो सकता है, दूसरा फॉर्म, ठीक है। देखो क्या होगा, यहाँ पे आएगा आपके पास डी एक्स बाई डी वाई। तो जैसे यहाँ पे डी एक्स बाई डी आया है तो आप देखोगे यहाँ पे जो y रहता है वही यहाँ पे आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ x इज इक्वल टू q, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया था कि p एंड q कांस्टेंट होगा या फंक्शन ऑफ x होगा, यानी कि नीचे वाला जो यहाँ पे होता है x वही उसी का फंक्शन होता है, या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या होगा, p एंड q, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ सॉरी y, इस बार क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा, p और q क्या होगा, फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है ना। तो फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा IF, इसका हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p, और यहाँ पे dx नहीं dy होगा, यहाँ पे क्या होता है p dx, तो यहाँ पे क्या होगा dy, क्यों, क्योंकि p जो है वो y का फंक्शन था, p जो है y का फंक्शन था, ठीक है ना, ऐसा। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा ऐसा, क्योंकि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था y इफ q इफ, तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन होगा x इफ q इफ और इंटीग्रेशन q इफ, तो यहाँ पे ये dx था, तो यहाँ पे dx नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, dy आएगा। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, कब, अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हुआ तब, ठीक है ना। अच्छा, क्या सिर्फ इसी फॉर्म में हो सकता है, नहीं, और भी फॉर्म हो सकता है। क्या, अगर ऐसा हो जाए dt बाई डी एक्स हो जाए, dt बाई डी एक्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो ऐसा, चलो यहाँ मैं इसके तीसरा फॉर्म लिख देता हूँ, ठीक है ना, तीसरा फॉर्म, अगर मान लो ऐसा हो गया, तीसरा फॉर्म,
कि डी टी बाई डी एक्स आ गया, डी टी बाई डी एक्स, तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर डी टी बाई डी एक्स है तो जो यहाँ फंक्शन है वही p के साथ आएगा और इज इक्वल टू क्यू। तो इस बार क्या होगा, इस बार भी p और q फंक्शन ऑफ किसका होगा, x का, ठीक है ना, किसका होगा, फंक्शन ऑफ x का होगा। अच्छा तो यहाँ लिख देते हैं p एंड q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना, ये होगा। अच्छा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ए टू द पावर p इंटू डी एक्स, क्यों, क्योंकि p जब फंक्शन ऑफ x था या फिर कांस्टेंट था। अच्छा सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे क्या था, y इफ q इफ था, तो यहाँ पे t इफ q इफ हो जाएगा, है ना, यहाँ पे आ जाएगा t इफ और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इफ और यहाँ पे आ जाएगा dx, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा t इफ q इफ, ठीक है ना, t इफ और q इफ, तो ये इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, यानी कि जब भी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा हम लोग 2-3 काम पहले कर लेंगे, क्या, p का वैल्यू लिख लेंगे, q लिख लेंगे, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लेंगे, ये 3 काम कर लेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे सॉल्यूशन पे, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ नहीं करना, ये तो मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला आया कैसे है, ठीक है ना, मैंने आपका फॉर्मूला प्रूफ किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज यानी 23.7 पे, ठीक है ना। तो इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो आपको नोट करना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, हमें ये करना है कि जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा पहले हम लोग फॉर्म चेक करें किस फॉर्म में है, ठीक है, उसके बाद हम लोग p लिखेंगे और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन लिख देंगे डायरेक्ट। कैसे करते हैं वो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ, यानी कि हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, वही आपके लिए समझो एग्जांपल है। चलिए तो एक बार तीनों फॉर्म को मैं एक साथ लिख दूं ताकि देखने में अच्छा लगे, है ना, और आपको भी ध्यान में रहे कि करना क्या है। देखो 3 चीज़ें दिखेगा, क्या क्या, अगर मैं पहले फॉर्म की बात करूं तो इस फॉर्म में दिखेगा dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q क्या है, फंक्शन ऑफ x होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसमें होगा e टू द पावर p dx, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो इसका सॉल्यूशन होगा क्या, y इफ q इफ, y इफ इंटीग्रेशन ऑफ q इफ i इंटू डी एक्स, ये होगा। अगर मान लो कि दूसरा आ गया यानी कि dx बाई डी वाई के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी वाई था तो यहाँ पे क्या आएगा, पी एक्स आएगा, जो ऊपर वाला फंक्शन होता है वही आता है, जो ऊपर वाला फंक्शन होता है वही आता है, ठीक है, और इज इक्वल टू क्यू। अगर इस फॉर्म में हुआ तो ये जो p और q है वो फंक्शन ऑफ y होगा या फिर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इफ क्या होगा, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p इंटू डी वाई हो जाएगा, यहाँ p इंटू डी एक्स या p इंटू डी वाई हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा फिर, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इफ q इफ नहीं होगा, x इफ q इफ हो जाएगा, x इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे dx ना होकर dy हो जाएगा चूँकि y है नीचे में, ठीक है। अच्छा तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि अगर मान लो कि dt बाई डी एक्स है तो यहाँ पे dt है तो यहाँ पे p ऑफ t होगा इज इक्वल टू q होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो p और q है वो फंक्शन ऑफ x होगा, फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p इंटू डी एक्स होगा, क्यों, क्योंकि p एंड q इज द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या, यहाँ देखो x इफ q इफ हो गया था तो यहाँ पे क्या होगा, t के फॉर्म में तो t इफ q इफ हो जाएगा, t इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ हो जाएगा, ठीक है, i इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक और आता है बर्नौलिस थ्योरम, तो ये मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो ये 3 टाइप आपको दिख सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 23.7 x इंटू डी वाई बाई डी एक्स -3 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो एग्जाम में ये लिख के नहीं आता है कि ये लीनियर फॉर्म में या होमोजेनियस फॉर्म में या वेरिएबल सेपरेबल मेथड आपको यूज करना है। ये आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्म में ये बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आया, हमने वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश किया, अगर सेपरेट नहीं हुआ तो एक बार होमोजेनियस के लिए चेक किया, अगर वो भी नहीं हुआ तो लीनियर के लिए ट्राई कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ये सेट हो जाता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाते बनाते इतना आइडिया हो जाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल आप तुरंत पहचान लोगे। यहाँ देखो वेरिएबल सेपरेट हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, आप करके देखना, सेपरेट आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, और आप देखो अगर ये अलजेब्राइक इक्वेशन है तो एक्स और वाई के पावर में अगर हर एक जगह हर एक टर्म में अगर एक्स और वाई का पावर इक्वल हो तो वो होमोजेनियस फॉर्म में होता है। यहाँ ऐसा भी नहीं है, तो इसका मतलब एक बार हमें लीनियर ट्राई करना चाहिए। तो लीनियर क्या कहता है, लीनियर ये कहता है कि आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए या फिर इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है उसमें है डी वाई बाई डी एक्स सेपरेट है, इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है, और आगे में क्या है उसके बाद पी ऑफ वाई है, अगर डी वाई बाई डी एक्स है तो पी ऑफ वाई आएगा, अगर डी एक्स बाई डी वाई है तो पी ऑफ एक्स आएगा। ठीक है ना, आउटसाइड क्यू रहेगा। तो यहाँ भी हमने इसी तरह से कोशिश किया बनाने का। तो अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स है, तो क्या करें एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं एक्स से, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो 3/x इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, x से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, और आप देखो इसका जो शकल है वो इससे मैच कर रहा है। ठीक है ना, अब इसका जो थोबड़ा है वो इससे मैच कर गया। अब जैसे ही मैच कर गया तो आपको p और q लिख देना है। देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई डी एक्स है ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, तो y है तो यहाँ पे देखो y है, तो इसका मतलब ये हुआ p की जगह -3/x है। p की जगह क्या है -3/x, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे p इज इक्वल टू -3/x है। ठीक है ना, और इस साइड क्या है, इस साइड q है, q कितना है x है। ठीक है, तो आप देखो क्या बोला गया था कि अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन है तो p एंड q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो आप देखो ये फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग p और q लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे p और q पहचान ली, p और q कौन है वो लिख देना, उसके बाद आपको लिखना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, फार्मूला होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो बोलो क्या लिखेंगे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू क्या -3/x, तो -3/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये -3 हम लोग बाहर कर दिए इंटीग्रेशन से, तो 1/x इंटू डी एक्स आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर -3, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है। ठीक है ना, ये आता है। आपको एक log की प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, e टू द पावर में अगर log हो और अगर उस log के बेस में e है तो जो यहाँ पे होगा log के साथ जो यहाँ पे होगा वही बचता है। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, और आगे में क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ठीक है ना, ये आगे में 1 होगा तभी ये प्रॉपर्टी ये काम करेगा। तो आप देखो यहाँ वो प्रॉपर्टी लग सकता है, लेकिन कब, जब आगे में -3 नहीं रहे तब। तो इस -3 को उठा के इसके पावर में डाल दिए, कैसे, लॉग की प्रॉपर्टी से, तो यहाँ हो जाएगा लॉग और x के पावर -3 आ जाएगा। ये कैसे कर दिए, लॉग की प्रॉपर्टी से। आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग x टू द पावर n हो तो यहाँ पे n इंटू लॉग x बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो जब इस पावर को बाहर ला सकते हैं तो इसका मतलब उल्टा भी हम लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये हो गया log x टू द पावर -3। अब चूंकि मैथमेटिक्स में log लिखा हो उसके बेस में कुछ ना हो तो उसके बेस में क्या छिपा होता है, ये छिपा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x टू द पावर -3, तो ये क्या आया, ये आया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना। देखो पहले तो आपने क्वेश्चन को आपने मैच कराया, मैच कराने के बाद p और q आपको लिख देना है, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के रख लेना है। जैसे ही आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल लिया उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिख देना है। क्या लिखना है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होता है y if q if, तो y if है ना, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if, तो ये हो जाएगा इंटू में dx। तो ये था फार्मूला सॉल्यूशन की। अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, तो y की जगह y रहेगा, if की जगह कितना आया, if की जगह x टू द पावर -3 आया। देखो if की जगह कितना है, x टू द पावर -3 आया इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q इंटू if क्या है, x टू द पावर -3। अच्छा यहाँ पे q का वैल्यू भी रखना था, तो q का वैल्यू कितना था, देखो यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ पर रखेंगे x,
और इफ का वैल्यू क्या है, x⁻³ इंटू dx, ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² इंटू dx आएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻² + 1 अपॉन -2 + 1 और लास्ट में क्या लिख देना c, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू x⁻³ तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁻1 अपॉन -1 प्लस c। तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y अपॉन x³ लिख सकते हैं, इसको हम लोग -1/x लिख सकते हैं और प्लस का c, ये हो जाएगा y अपॉन x³, ठीक है ना। अब x³ इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो ये हो जाएगा y = -x³/3 और प्लस c इंटू x³, ये कट सॉरी यहाँ पे x था ना, यहाँ पे x था, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा -x² प्लस cx³ बचेगा और ये आ गया y, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो क्या क्या करना था मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आया आप इस क्वेश्चन को पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, ठीक है ना। तो कन्वर्ट करने के लिए dy/dx को फ्री करना है, तो फ्री करने के लिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था उससे डिवाइड कर दिए दोनों साइड। जैसे ही डिवाइड किए उसके बाद आपको ये सोचना है कि डिवाइड करने के बाद आपके सामने ये y वाला कॉफिशिएंट दिखना चाहिए, तो जो भी y का जो कॉफिशिएंट होगा वही p कहलाएगा। y का जो कॉफिशिएंट है वो कितना था -3/x, तो ये क्या कहलाया, p कहलाया, और इधर जो होगा वो क्या होगा, x होगा। और आपको ये ध्यान में रखना है p और q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, वो क्या होता है e⁻p इंटू dx होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे p का वैल्यू रख देंगे, तो p का वैल्यू कितना है -3/x, तो यहाँ पे रख दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है ऊपर में ही e के पावर में ही यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है कि बार बार ये प्रॉपर्टी यूज होगा, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होने के बाद यह आ गया -3 इंटू लॉग एक्स, -3 को हमने पावर में डाल दिया, ठीक है ना। तो क्या बच गया, x⁻³ बच गया, ठीक है ना, कैसे, लॉग की प्रॉपर्टी से। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, यानी IF आ चुका है। जैसे ही आपके पास IF आया आप सॉल्यूशन लिख दोगे। सॉल्यूशन क्या होता है, YF QF होता है, ठीक है ना। तो ये सॉल्यूशन आपको लिख देना है। उसके बाद आपको ये वैल्यूज रख देना है, F का वैल्यू क्या है x⁻³ इधर भी रख देना और Q का वैल्यू भी रख देना। उसके बाद इंटीग्रेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो आप लगातार 2-3 क्वेश्चन लगातार देखो, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से शायद आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग बार बार 2-3 क्वेश्चन आप लगातार देखो, ठीक है ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वीडियो बिना स्किप किए हुए आप लगातार 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे x इंटू कॉस एक्स इंटू dy/dx प्लस y इंटू x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू कितना है 1, इज इक्वल टू 1 है। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना है कि dy/dx के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई में। अगर कुछ मल्टीप्लाई में उसको आपको डिवाइड कर देना है। तो आप देखो dy/dx के साथ x cos x मल्टीप्लाई में है, तो हमें x cos x से डिवाइड कर देना चाहिए। तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा dy/dx और यहाँ क्या आ जाएगा y इंटू x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइडेड बाई x cos x। हमने x cos x से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो ये कुछ ऐसा आ गया। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और। ये x cos x यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ भी डिवाइड होगा, तो ये बच जाएगा dy/dx प्लस यहाँ पे डिवाइड होगा तो x कट जाएगा, साइन x बाई कॉस एक्स को हम लोग tan x बोलते हैं, और प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे cos x कट जाएगा, 1/x बचेगा, और इंटू में जो y यहाँ पे था वो मैंने इधर लिख दिया, क्यों, ताकि ये अच्छा लगे देखने में, x इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अब आप देखोगे तो ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आ चुका है। बोलो कैसे, देखो dy/dx जगह dy/dx है,
यहाँ पे y वाला टर्म है तो y का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। ये फंक्शन ऑफ x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है q, q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x। यहाँ फंक्शन ऑफ x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग p और q लिख लेते हैं कि p कितना है, तो p जो y का जो कॉफिशिएंट होगा वो p है, वो क्या है tan x प्लस 1/x, ये है p। और q क्या है, q है आपका 1/x cos x। ठीक है, p और q हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग लिखेंगे। तो बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e⁻p इंटू डी एक्स। ठीक है, अब p का वैल्यू लिखना है, तो p का वैल्यू क्या है tan x प्लस 1/x आई इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे e के पावर में ही, तो e के पावर में कितना आ जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod ऑफ sec x और 1/x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ x। ठीक है ना, ये आ गया। अब ये यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगेगा log a प्लस log b, और हाँ आपको c लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, c हम लोग नहीं लिखेंगे। बोले कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा e⁻ log, अब log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है तो यानी x इंटू सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, अब log के जो पावर में है, log के पावर में सॉरी e⁻ में log है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ पैरामीटर यानी x इंटू सेक एक्स बच जाएगा। क्या बच गया, x इंटू सेक एक्स। ये क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का करेंगे क्या, अब इसका हम लोग यूज करेंगे किसके लिए, सॉल्यूशन लिखने के लिए। ठीक है ना, तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज, तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होता है y if q if और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इफ, तो y if q if इंटू डी एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सॉरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y इंटू इफ का वैल्यू क्या है, इफ का वैल्यू है x सेक एक्स इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है 1/x cos x, तो यहाँ q का वैल्यू 1/x cos x, और इफ का वैल्यू क्या है, इफ का वैल्यू है x सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये आ गया, और इंटू में डी एक्स, ये आ गया। तो आप देखोगे यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/cos क्या कहलाएगा, सेक कहलाएगा, और ये सेक पहले से, तो सेक इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, और यहाँ पे y इंटू एक्स इंटू सेक एक्स ये पहले से है, तो बोलो सेक एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा और प्लस का c, तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स इंटू सेक एक्स, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि जैसे ही क्वेश्चन आया मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आया। ठीक है ना, इस फॉर्म में लाने के लिए डी वाई और डी एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई उसे डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, उसके बाद इस फॉर्म में हम लोगों ने सेट कर दिया। सेट करने के बाद जो p का वैल्यू है, p के वैल्यू को हमने लिखा, फिर q के वैल्यू को लिखा, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद उसके बाद हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है ना, और उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट कर देते हैं, ये सॉल्यूशन आ जाता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग p और q लिखेंगे, यानी क्वेश्चन को पहले इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग p और q लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और सॉल्यूशन लिख देंगे। ठीक है ना, सिंपल। तो जो मैंने थ्योरी में प्रूफ किया था वो प्रूफ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और प्रूफ एग्ज़ाम में नहीं आता है, ये मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि जब भी इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका सॉल्यूशन ये आता कैसे है, ये मैंने आपको प्रूफ किया था, तो आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको इस फॉर्म में, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि डी वाई डी एक्स को फ्री करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो इन दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई
इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऐसा आ गया। इसके बाद आपको ये पहचानना ये किस फॉर्म में है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी वाई, यानी वाई वाला टर्म है यहाँ पे, इसका मतलब ये पहले वाले में ये सेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वाई का जो कॉफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, पी कहलाएगा। वो कितना है, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप लोग गलती यही करते हो कि जब p का वैल्यू लिखते हो तो सिर्फ y के कॉफिशिएंट मतलब साइन को छोड़कर आप ये लिखते हो। साइन को ध्यान में रखकर आपको p का वैल्यू लिखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद हम लोग q लिख लेंगे। q कितना है, q है एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको ये सोचना भी है कि क्या मैंने जो p और q लिखा है वो कांस्टेंट होना चाहिए या फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको इफ़ लिखना है। इफ़ मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है, e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, ठीक है ना, ऐसा। उसके बाद क्या करना है, p का वैल्यू रखना है। तो p का वैल्यू कितना आएगा, e टू द पावर p का वैल्यू कितना आएगा, माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। तो आप देखोगे नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन ऊपर हो सकता है। देखो नीचे वाले का डिफ्रेंसिएशन आएगा माइनस 2x, ऊपर में एक माइनस एक्स तो है, 2 नहीं है, तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। वो आप देखोगे ये फंक्शन है तो ये उसका डेरिवेटिव है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, लॉग ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे e टू द पावर लॉग है लेकिन उसका मल्टीप्लाई में 1 नहीं है, तो इस 1/2 को इसके पावर में डाल देंगे। तो किसी के भी पावर अगर डाल दो 1/2 तो उसको रूट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो e टू द पावर लॉग है, उसके मल्टीप्लाई में 1 है, इसका मतलब सिर्फ पैरामीटर बच जाएगा, यानी कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपका क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो बोलो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इफ q इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ, ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो y की जगह y इफ का वैल्यू कितना है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इफ का वैल्यू क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये फोटो इससे कट जाएगा और क्या बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बच रहा है, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। अच्छा इसके बाद क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। अच्छा रूट छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट छूट चुका है, इसको रूट लगा देते हैं, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे मैंने ये सोचा कि रूट के जो अंदर वाला टर्म है इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हमें ऊपर ले जाना चाहिए, तो इसको हम ऊपर ले गए। ऊपर ले जाएंगे क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे मतलब माइनस 1/2 कैसे आ गया, नीचे रूट में है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में तो इसका पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस 1/2 हो जाएगा। अच्छा अब आप देखो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस 2x आएगा, लेकिन यहाँ पे x है तो इसको x तो लिख दिए लेकिन माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर हम माइनस 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ माइनस 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी ये मेंटेन होगा। तो ये मेंटेन हो गया। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किए, ताकि इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाए। आपको याद होगा मैंने आपको एक फॉर्म बताया था कि fx टू द पावर n हो और उसी फंक्शन का यहाँ डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई में हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है fx टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना। आपने अगर नहीं देखा हो वीडियोस जरूर जाकर देख लें। तो fx टू द पावर n प्लस 1 यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा, और प्लस का c। यहाँ पे था y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये आ जाएगा कितना, माइनस 1/2, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर कितना बचेगा, 1/2 आएगा। नीचे भी क्या आएगा 1/2, तो 1/2 में से 2/1 हो जाएगा, ये उल्टा करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप देखोगे तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच रहा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये देखो ये किस में बचेगा, रूट में बचेगा, वो भी माइनस है, तो माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे रूट कैसे आ गया सर, देखो पावर में 1/2 को ही रूट बोलते हैं, और प्लस का c, और ये आ जाएगा y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना।
अब देखो ये जो y के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड होगा तो -1 बचेगा, यहाँ डिवाइड होगा तो c अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आप लगातार 2-3 क्वेश्चन देख लो, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। पहले हम लोग P और Q लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन को देखकर हम लोग फॉर्म्स को मिलाते हैं, कौन से फॉर्म में है, जिस फॉर्म में है उसके बाद हम लोग P और Q लिख लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन लिख के और हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा है 1 + x² 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x² इज इक्वल टू 4x², ठीक है ना। ये दिया हुआ है, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई में इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये फ्री हो जाए, उन तीनों में से किसी एक फॉर्म में सेट हो जाए। तो यह आ जाएगा dy/dx। तो हमने डिवाइड किया किससे, हमने डिवाइड किया 1 + x² से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x अपॉन 1 + x² और y का कोएफिशिएंट यहाँ से मिल जाएगा, ये आ जाएगा 4x² अपॉन 1 + x²। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये क्वेश्चन इस फॉर्म में सेट हो चुका है। तो जो y का जो कोफिशिएंट है वो p कहलाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 + x², और इस साइड वाले को हम लोग q बोलेंगे, यानी 4x² अपॉन 1 + x²। तो आप देखोगे कि p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p × dx होता है। तो अब हम लोग p का वैल्यू रखेंगे, p का वैल्यू क्या है, 2x अपॉन 1 + x² है इंटू dx है। अच्छा, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वो बहुत ही आसान है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे ऊपर वाला मिलेगा, इसका मतलब ये fx तो ये f', तो इंटीग्रेशन क्या होता है log fx, और fx का मतलब 1 + x² हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे e⁻log है, तो बाय प्रॉपर्टी सिर्फ पैरामीटर बचेगा, यानी 1 + x² बचेगा। ये क्या था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज, वो क्या होता है, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q if इंटू dx, ये होता है इसका सॉल्यूशन। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन अब लिखने वाले हैं, यानी कि वैल्यू रखेंगे। तो y की जगह y रहेगा, इफ की जगह क्या है 1 + x², इफ की जगह क्या है 1 + x², ठीक है ना, और इज इक्वल टू, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या है 4x² अपॉन 1 + x², और इफ का वैल्यू है 1 + x² इंटू dx, ये होता है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देखोगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू 1 + x²। अब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो 4x² का इंटीग्रेशन 4x³/3 हो जाएगा, अब प्लस का c, तो ये इसका हो गया आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे।
तो अब तक आप लगातार 4 क्वेश्चन देख चुके हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। बहुत ही आसान है। देखो हम लोग अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको मैच कराएंगे, इन तीनों में से किस में ये मैच करेगा, ठीक है ना। देखो आप लोग लगातार 3-4 क्वेश्चन लगातार उसका सॉल्यूशन देखो, इससे क्या होगा आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक क्वेश्चन देख के अगर आप खुद से बनाना शुरू कर दोगे तो हो सकता है कि आपसे ना बने। तो 3-4 क्वेश्चन लगातार बिल्कुल आप देखते रहो, क्योंकि मैंने बीच बीच में कई बार बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, ठीक है ना। तो वो आपके काम की चीज़ें होता है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इस यहाँ पे हम लोग डी वाई डी एक्स को फ्री करेंगे, ठीक है। तो डी वाई डी के साथ क्या मल्टीप्लाई में एक्स, तो एक्स से आपको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, पी और क्यू का वैल्यू लिखना है। तो पी का वैल्यू क्या होगा, तो जो वाई का कॉफिशिएंट है वो हो जाएगा पी, और जो इधर वाला वो हो जाएगा क्यू, यानी कि एक्स इंटू लॉग एक्स। तो पी क्यू हमने लिख लिया। इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, ये होता है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का वैल्यू 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा। अब इस 2 मल्टीप्लाई में तो इसके पावर में चला जाएगा बाय प्रॉपर्टी, तो ये लॉग एक्स स्क्वायर होगा। अब क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इफ क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इफ, वाई इफ क्यू इफ, इसका सॉल्यूशन होता है। इसके बाद हम लोग इफ़ की वैल्यू रखेंगे, तो वाई इंटू इफ क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ रख देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या है, एक्स लॉग एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स लॉग एक्स, और इफ का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है इंटू डी एक्स। तो आप देखोगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 चीज़ें यहाँ पे मल्टीप्लाई में हैं, तो एक को u मानेंगे दूसरे को v। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग आइलेट रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे ये अलजेब्राइक फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो आइलेट में कौन पहले आता है, तो ILATE, लॉग पहले आता है, अलजेब्राइक बाद में आता है। तो इसका मतलब हम लोग लॉग को u मानेंगे, इसको u मानेंगे, इसको v। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये u है, तो u को हम लोग बाहर रखेंगे और v का इंटीग्रेशन यानी q dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जिसको बाहर रखे तो उसका डिफ्रेंसिएशन, तो log x का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ v का मतलब एक्स क्यूब इंटू डी एक्स और इसका होल dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4/4, और यहाँ पे ये log x पहले से बचा हुआ था, इसका इंटीग्रेशन करके मैंने आगे लिख दिया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स टू द पावर 4/4 और इसका हो जाएगा होल dx। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स क्यूब बाई 4 बचेगा, यह आ जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, यह आ जाएगा log x माइनस 1/4 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स, यह आ जाएगा एक्स टू द पावर 4/4, यह आ जाएगा log x माइनस 1/4 एक्स टू द पावर 4/4 और प्लस c। तो आप देखोगे इंटीग्रेशन तो हो चुका है, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन हो चुका, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि किस फॉर्म में आंसर दिया है, एक बार हम लोग आंसर को चेक कर लेते हैं कि ये काफ़ी सिंपल फॉर्म में करके आंसर दिया है। तो इस एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 बचेगा, और इंटू में log x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये 4 जा 16 आ जाएगा, और प्लस c बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, c बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे एलसीएम आ रहा है 16, इन दोनों टर्म में एलसीएम आ रहा है 16, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c बाई एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 4 log x माइनस 1
और प्लस में आ जाएगा c अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये रहा आपके बुक का आंसर, ठीक है ना। तो नीचे 16 छूट गया तो एक्स स्क्वायर बाय 16, तो ये रहा आपके बुक का आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि काम कैसे करना है, क्योंकि आप लोग लगातार 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो आज के एक्सरसाइज में मैं ऐसा करूँगा कि जो आसान क्वेश्चन होगा उसको मैं छोड़ दूँगा, ठीक है, आपके लिए, ताकि आप बना लोगे। और फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2xy इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है और हमें निकालना है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो डिवाइड डी एक्स था जो मल्टीप्लाई में उसको फ्री करते हैं। कैसे फ्री करेंगे, तो इससे डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड। तो ये कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन जो इस फॉर्म में आ चुका है। अब जैसे इस फॉर्म में आया तो p और q लिखेंगे हम लोग। तो बोलो p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और q की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये रहा p और q की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। वो क्या होता है, e टू द पावर p इंटू डी एक्स होता है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू क्या है, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वो कैसे होगा, तो नीचे वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। लॉग और नीचे वाला फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ई टू द पावर लॉग है तो बाय प्रॉपर्टी सिर्फ ये बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। तो ये क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया। इसके बाद क्या करना होता है, सॉल्यूशन लिखते हैं। वो क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है वाई इफ क्यू इफ, वाई इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इफ, ये हो गया इफ इंटू डी एक्स। तो बोलो इफ़ की वैल्यू क्या है, तो इफ़ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू की वैल्यू ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और इफ़ की वैल्यू क्या है, इफ़ की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और इंटू में डी एक्स। तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको ये याद आया होगा कि ये तो फार्मूला होता है, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला, कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये किसका फार्मूला होता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये इसका फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग इसमें इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 और प्लस का हो जाएगा सी। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन, है ना। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे काम कैसे करना है ना। तो आप बोलोगे सर आप ये दोनों फॉर्म तो दिख ही नहीं रहा, दिखेगा है ना, बहुत ही कम दिखेगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, ठीक है ना।
यानी क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट इस फॉर्म में है, ठीक है ना, क्योंकि डी बाई डी के साथ कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है और y वाला टर्म इधर है, बाकी चीज़ें इस साइड है, देखो इस फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में है तो यहाँ पे p की वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो वो क्या होता है p का वैल्यू, जो y का कॉफिशिएंट होता है वो p का वैल्यू होता है, और q क्या होता है, जो इस साइड यानी ई टू द पावर माइनस एक्स। इसके बाद आपको सोचना चाहिए p और q क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x। आप देखोगे ये कांस्टेंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शन ऑफ x है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, ई टू द पावर p ऑफ dx। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, p का वैल्यू 2 इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ई टू द पावर 2x, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है ई टू द पावर 2x। इसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इज y इफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इफ इंटू डी एक्स। तो इफ़ की वैल्यू क्या है, तो इफ़ की वैल्यू ई टू द पावर 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, और इफ़ की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। तो आप देखोगे बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो पावर ऐड होगा तो ई टू द पावर x बच जाएगा, क्योंकि ये माइनस एक्स है प्लस 2x है तो प्लस का x बच जाएगा, y इंटू ई टू द पावर 2x। अब इसका इंटीग्रेशन इतना ही होगा और प्लस का c, तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो आपके सामने जो भी क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब जो इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद से इसको बना सकते हो। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो भी आसान क्वेश्चन है, जो भी इजी क्वेश्चन है, उसको मैं छोड़ देता हूँ आपके लिए। अगर आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना क्वेश्चन, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं वहाँ आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन आप बना दोगे, कुछ मैं बना दूंगा, और ये एक्सरसाइज जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, और सिलेबस में हम लोग ज़्यादा कंप्लीट कर पाएंगे। तो अब मैं आ जाता हूँ कि जो थोड़ा क्वेश्चन टफ हो या फिर जिसके आंसर में कुछ गड़बड़ हो, वो मैं आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, इसके आंसर में उसने कुछ गड़बड़ कर रखा है, ठीक है ना। तो मैं उसको सही करके दिखाता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि पहले डी वाई डी एक्स का जो मल्टीप्लाई में उससे डिवाइड कर लेते हैं ताकि ये इस फॉर्म में आ जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसी से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 और अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा आ गया। तो मुझे ऐसा लगा कि ये और भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कैसे, तो वो देखो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा इसको भी और सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन चलो मैंने इसको ऐसा ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये आ जाए कितना 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देते तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 नहीं है 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो एक्स 2 अपॉन एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा अब आप यहाँ पे देखोगे कि पी जो है वो क्या है, ये जो फोटो है वो इससे मैच कर रहा है,
तो यहाँ पे जो y का जो कॉफिशिएंट है उसको हम p बोलेंगे, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम लोग p बोलेंगे। और q क्या हो जाएगा, 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया q। तो हमने पी क्यू लिख लिया। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेटिंग ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 2, पी का वैल्यू ये है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये आ गया। और तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किया, ठीक है। उम्मीद है आप पार्शियल फ्रैक्शन समझते होंगे। आपने अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूरा पढ़ रखा है तो आपको समझ में आएगा। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, है ना, फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने वाले हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, ठीक है, कि कैसे हम लोग फटाफट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए डेनोमिनेटर फैक्टर के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग ई टू द पावर क्या लिखेंगे, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। अच्छा, इसको मैंने ऐसे लिखा, नीचे में x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1। आपको पता होगा कि इस तरह से मैं पार्शियल फ्रैक्शन किया करता था, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। वहाँ मैंने बोला था आप सीख लो, आपको यूज होगा। तो यहाँ पे बोलो नीचे वाले x प्लस 1 को हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 0। तो x प्लस 1 को जैसे ही 0 पुट किए तो ये क्या आ गया, x का वैल्यू माइनस 1 आया। अब इस x के वैल्यू को यहाँ पे रखना है। ये 2 मैंने बाहर कर दिया, तो 2 में नहीं रखना है, बाकी सब चीज़ों को देखना है। तो यहाँ पे x से क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे नहीं रखना है, जहाँ से आया वहाँ पे नहीं रखना है, यहाँ रखेंगे माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, यानी माइनस 1/2 आ जाएगा। माइनस 1/2 यहाँ लिख देना है। फिर यहाँ पे सोचेंगे x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इस x इक्वल टू 1 को इसमें रखेंगे, लेकिन वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ से ये आया है। तो x की जगह रखेंगे 1, सॉरी हाँ, x की जगह 1, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। और नीचे आ जाएगा इस x की जगह क्या रखेंगे, 1, तो ये आ जाएगा 2। इसमें नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहीं से आया था। तो ये हो जाएगा 3/2, 3/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, चूँकि ये 3/2 किस में आ रहा था, प्लस में, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, ठीक है। तो ये तरीका मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप पहले इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सही से वीडियोस देख लो, मैंने ये सब बताया हुआ है कैसे आता है। चलिए अभी हम लोग इस पर बात कर रहे थे, ए टू द पावर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 बाहर रहेगा, तो ये 1/2 बाहर रहेगा, माइनस 1/2 बाहर रहेगा, ठीक है ना। तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3/2 बाहर रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा ई टू द पावर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 आएगा। और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी यूज किया तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस इस पर डाल देंगे तो ये हो जाएगा लॉग, और ये आ जाएगा 1 अपॉन, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसके। और यहाँ पे 3 को इसके पावर में डाल देंगे तो एक्स माइनस सॉरी लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 के पावर 3 हो जाएगा। अब ये लॉग ए प्लस लॉग बी हो गया तो लॉग ए इंटू बी लिख देंगे, तो लॉग ए इंटू बी यानी कि एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखो कि ई टू द पावर लॉग है तो जो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 बचेगा। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन इज बोलो क्या होता है, y इफ इज इक्वल टू q इफ, ठीक है, i इंटू डी एक्स। तो देखो ये हो जाएगा y, और इफ का वैल्यू क्या है, ये यानी कि x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 1 इतना आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू क्या था, तो q का वैल्यू 2 अपॉन एक्स माइनस 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 अपॉन एक्स माइनस 1। और इफ का वैल्यू है x माइनस 1 का q अपॉन एक्स प्लस 1 आई इंटू डी एक्स। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये कट जाएगा, एक पावर कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर। तो जो बच रहा है एक बार इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 कांस्टेंट बाहर कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स।
अब आप बोलोगे यहाँ पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू, यहाँ पे हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको इस तरह से तोड़ देते हैं कि x और यहाँ पे +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, उसके बाद a + b को होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो देखो ऐसा लिख सकते हैं हम इसको x + 1 और चूँकि -1 लाना तो -2 कर देंगे और इस पर आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन x + 1, ऐसा हमने कर दिया। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ये आसान होने वाला है, x - 1 और x + 1 इस पर होल क्यूब है, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, अभी इसको a मान लेते हैं इसको b, तो ये हो जाएगा a² + b² यानी कि 4 हो जाएगा -2ab यानी 4 इंटू x + 1 अपॉन में क्या आ जाएगा x + 1 इंटू dx, और यहाँ पे आ जाएगा हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा y इंटू x - 1 का होल क्यूब अपॉन x + 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे तो ऐसे ही रहेगा ये चीज़ें, x - 1 का होल क्यूब अपॉन x + 1, यहाँ देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x + 1 बचेगा, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4 अपॉन x + 1 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो -4 आ जाएगा, इसका होल dx, ठीक है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 आ जाएगा और +1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4 log mod ऑफ x + 1 आ जाएगा और -4x, क्या क्या हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो यह आ जाएगा y इंटू x - 1 का होल क्यूब अपॉन x + 1, ऐसा आ गया। अच्छा, इसके बाद हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह आ जाएगा x² और +2x और +8 log mod ऑफ x + 1 और -8x आ जाएगा और प्लस का c, तो ये हो गया इसका आंसर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि आंसर किस फॉर्म में दिया है ना, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 17, तो 17 का दिया है ये क्वेश्चन नंबर 17 था, है ना। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, x² y, है ना। ये कुछ अलग ही फॉर्म में आंसर दिया है, तो मेरे बुक में जो आंसर दिया कुछ अलग फॉर्म में आंसर दिया, ठीक है ना। ये आंसर नहीं है, अगर आपके बुक में ये आंसर है तो आपका ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये आंसर नहीं है तो वो पता नहीं, हो सकता है कि वो कुछ और आंसर दे दिया है, तो आप लोग देख लेना। तो मेरे बुक में जो आंसर है वो ये आंसर नहीं है, लेकिन ये जो मेरा आंसर आया है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ देखो एक काम हम लोग और कर सकते हैं, ये 2x और 8x है तो ये सॉल्व हो सकता है, तो इसको मैं एक लाइन और आपके लिए बढ़ा देता हूँ, 8 log mod ऑफ x + 1 और ये आ जाएगा -6x + c, ठीक है ना। तो ये भी सही है ना, एक लाइन मैंने और बढ़ा दिया, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, इसके आंसर में मुझे गड़बड़ लग रहा था तो मैंने सोचा आपको बता दूं, नहीं तो आप कमेंट करके पूछोगे कि मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मेथड हम लोग अलग लगाते हैं तो आंसर अलग आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है मेथड अलग तो आंसर अलग आता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है ना, वो आपसे ना बने तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है 18, 19, 20, 21, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ आपके लिए, है ना। और फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो क्वेश्चन, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँ। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है ना। हालांकि ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, लेकिन चलो मैं फिर भी आपके लिए बता देता हूँ। तो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है आपसे अगर ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे सेंड कर देना। जैसे ही मैं फ्री रहूँगा आपको सॉल्यूशन दे दूँगा।
तो यहाँ पे x से डिवाइड करना होगा, तो ये बच जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स, ऐसा आ गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसका जो ये जो फॉर्म है ये पहले वाले फॉर्म से मैच कर रहा है। पहले वाला फॉर्म में क्या था, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो y को छोड़कर जो भी चीज़ें यहाँ पे वो p कहलाएगा। तो y का जो कॉफिशिएंट क्या है माइनस वन बाई एक्स है, तो ये p कहलाएगा। और q कौन कहलाएगा, ये वाला, यानी q हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब p का वैल्यू रख देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बाहर कर देते हैं, तो वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। अब इस ये जो आगे में माइनस वन आपको दिख रहा है इसके पावर में डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा ई टू द पावर लॉग, और एक्स टू द पावर माइनस वन आ जाएगा, तो उसको हम लोग वन बाई एक्स लिख दिए। अब ई टू द पावर लॉग है तो इससे पैरामीटर बच जाएगा, यानी कि वन बाई एक्स बच जाएगा। तो ये रहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज वाई इफ क्यू इफ, वाई इफ और क्यू इफ, तो ये होता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इफ की वैल्यू क्या है, इफ की वैल्यू है वन बाई एक्स, तो इंटू में वन बाई एक्स इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और इफ की वैल्यू वन बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आ जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा वन बाई एक्स, और यहाँ क्या बन जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, और वन बाई एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाई एक्स, और प्लस का सी, ये आ जाएगा वाई बाई एक्स। अब x को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x लॉग x हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन और प्लस सी एक्स बचेगा। तो ये रहा इसका आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो ये भी आसानी था, है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो आप लोग देख रहे हो कि हर जगह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसका हमें सॉल्यूशन करना है। देखो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप लोग बना सकते हो। अगर आपसे फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन सेंड करना, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो कर देना और मुझे क्वेश्चन सेंड कर देना, ठीक है। जैसे ही फ्री होगा मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पे करना क्या है कि ये ऑलरेडी उस फॉर्म में है, लीनियर फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो डी वाई और डी एक्स उसका कॉफिशिएंट 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो y का कॉफिशिएंट है वो p कहलाएगा, तो यहाँ p का वैल्यू 1 है। और अगर मैं q की बात करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। तो बोला ये गया था कि p और q क्या होता है, या तो कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ x। तो आप देखोगे ये कांस्टेंट है और ये फंक्शन ऑफ x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इफ़ निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है e टू द पावर p इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे आप देखोगे p की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 इंटू डी एक्स, तो 1 इंटू डी एक्स का मतलब e टू द पावर x हो जाएगा, सही है ना। तो ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज y इफ q इफ, y इफ और q इफ ये होता है इंटू डी एक्स। तो जो y की जगह y रहेगा, इफ़ की वैल्यू क्या है, इफ़ की वैल्यू e टू द पावर x है, इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और इफ़ की वैल्यू क्या है e टू द पावर x इंटू डी एक्स। अच्छा, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आपको ये फॉर्म याद होना चाहिए, क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x ब्रैकेट में फंक्शन हो, इसी का डेरिवेटिव आपको यहाँ दिख जाए, तो इसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, मैंने ये सब पढ़ा रखा है। देखिए
यहाँ पे अगर हम लोग cos x को डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस साइन एक्स मिलेगा और e⁻x है ही, तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो इसका इंडिकेशन क्या हो जाएगा, तो ये रहा e⁻x और ये रहा फंक्शन, क्योंकि cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू cos x और प्लस का c, तो ये उसका हो गया आंसर y इंटू e⁻x, ठीक है ना। तो ये जो आंसर दिया वो किस फॉर्म में दिया है, e⁻x को डिवाइड कर दिया, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा cos x, यहाँ डिवाइड करेंगे c अपॉन e⁻x आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो e⁻−x आ जाएगा, तो ये रहा आपके बुक का आंसर। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया वो क्वेश्चन काफ़ी आसान है, फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं इसका सॉल्यूशन दे दूँगा। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर ये 23 था। अब देखो 24, 25, 26 है ना, 27 ये सब बहुत ही आसान है, तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ 28 नंबर, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है वो आसान है, अगर फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है ना, जैसे मैं फ्री रहूँगा मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि dy बाई डी एक्स सेक एक्स है, तो इसको हमें डिवाइड कर देना चाहिए, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यह आ जाएगा y अपॉन सेक एक्स, और यहाँ साइन एक्स अपॉन सेक एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन सेक एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा y और 1 बाई सेक को हम लोग cos x बोलते हैं, और ये हो जाएगा साइन एक्स और ये ऊपर चला जाएगा तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें तो ये वाला फॉर्म चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे डी वाई बाई डी एक्स तो है, लेकिन इसके साथ वाई वाला टर्म नहीं है, तो इसमें जो वाई वाला टर्म उसको उठा के इस साइड कर देना चाहिए, तो यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा कॉस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे ये पहले से है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के फॉर्म में है। क्या किया मैंने, इस y वाले टर्म को उठा के इधर कर दिया इस फॉर्म में लाने के लिए। तो आप देखो जो भी y का कॉफिशिएंट है वो p कहलाएगा, यहाँ p हो जाएगा माइनस का cos x, और q हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, वो क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू माइनस बाहर कर देते हैं, ये रहा cos x dx। अब cos x का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो e टू द पावर माइनस साइन एक्स आ गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया, ये रहा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन इज, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आने वाला है, तो वही लिखेंगे y इफ q इफ, है ना। सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, y इफ और q इफ, y इफ q इफ, आपको ये सब याद रखना है। तो बोलो y की जगह y रहेगा, इफ की जगह e टू द पावर माइनस साइन एक्स, चूँकि इफ का वैल्यू आई एफ, इफ का वैल्यू e टू द पावर माइनस साइन एक्स आया हुआ है, इज इक्वल टू q का वैल्यू कितना था, तो q का वैल्यू है यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ q का वैल्यू रखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इफ का वैल्यू e टू द पावर माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब इसका इंडेशन करना है, थोड़ा सा ये टफ दिख रहा है ना, तो कोई बात नहीं, आप देखोगे यहाँ इंटू में cos x भी है और दो जगह sin x है, इसका मतलब sin x को हमें पुट करना चाहिए, तो इसको बनाएंगे कैसे, पुट करके, पुट करेंगे इसको sin x को t पुट कर देंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dx का वैल्यू निकालते हैं, अपॉन आ जाएगा cos x। इसके बाद नाउ अब हम लोग चले जाएंगे फिर से क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू वाई इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे sin x को हमने t पुट किया तो इसको t रख देते हैं, cos x को एज इट इज छोड़ देते हैं, और e टू द पावर साइन एक्स, तो e टू द पावर माइनस टी हो जाएगा, और dx का वैल्यू dt बाई साइन एक्स है, dt बाई साइन cos x है, ठीक है ना। तो आप देखोगे यहाँ पे cos x से cos x कट जाएगा, तो जो बच रहा है वो बच क्या रहा है, वो ऐसा कुछ बच रहा है
टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो आप बोलोगे यहाँ तो इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ये अलजेब्राइक है, तो किसको बोलेंगे यू, तो अलजेब्राइक को यू मानेंगे। तो इसको यू माने, उसको बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन वो कैसे कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज कर रहे हैं। जिसको बाहर रखे तो उसका डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, इसका होल डी टी आ जाएगा। और इधर ये पहले से ई टू द पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन इतना ही हो जाएगा, लेकिन टी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो -1 से जो डिवाइड करेंगे तो माइनस ऊपर लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी। तो माइनस से जो डिवाइड करेंगे वो इधर आके प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसका एक बार और इंटीग्रेशन कर देंगे, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी। और ई टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, प्लस का सी। जो -1 डिवाइड में होता है वो मैंने आगे कर दिया, ठीक है। वो आप देखोगे यहाँ ई टू द पावर माइनस टी ये कॉमन जा रहा है, तो y इंटू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस टी कॉमन गया, क्या बचेगा, t प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पे प्लस का c। तो अब हम लोग t का वैल्यू रख देंगे, तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर t का वैल्यू साइन एक्स था, तो यहाँ पर रख दिए साइन एक्स ब्रैकेट में, यहाँ पे t की जगह साइन एक्स रख देंगे, प्लस 1 और प्लस का c। अब इस ई टू द पावर साइन एक्स से डिवाइड कर देते, तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस में बचेगा कौन, साइन एक्स प्लस 1 बचेगा, प्लस सी अपॉन ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस, ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1, और ये आ जाएगा प्लस सी इंटू ई टू द पावर साइन एक्स। अब प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं और माइनस वाले को बाद में, तो ये कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ये था क्वेश्चन नंबर 28। तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, अगर आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी थोड़ा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। कुछ आप सॉल्व कर लो, कुछ मैं सॉल्व कर लूँगा। तो देखो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यानी कि देखो अब जो क्वेश्चन आ रहा है 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोग ये बना लोगे। फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना। मैं 35 बना देता हूँ। देखो 35 में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये देखने से साफ साफ लग रहा है कि ये होमोजीनियस में बन जाएगा, ठीक है। ये डाला हुआ लीनियर में, लेकिन ये होमोजीनियस से आसानी से बनेगा, ठीक है। देखो ये लीनियर में सेट तो होगा नहीं, तो ये होमोजीनियस फॉर्म में सेट होने वाला है, ठीक है ना। कैसे वो देखना, इस x से मैंने इधर डिवाइड किया तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, ब्रैकेट में ये log a माइनस log b, तो log a बाई बी हो जाएगा, तो y बाई एक्स माइनस 1। वहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो जहाँ जहाँ वेरिएबल है वो y बाई एक्स के फॉर्म में, तो ये किस में है, ये होमोजीनियस फॉर्म में है। और अगर ये होमोजीनियस फॉर्म में तो हमें इसको कैसे बनाना चाहिए, मान लेना चाहिए लेट y बाई एक्स को क्या v, उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ दिया और पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, ऐसा। इसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं, नाउ सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, कहाँ पे, जहाँ हम लोग लेट माने उसके जस्ट ऊपर वाले लाइन पे। तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स उसकी जगह रखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे y बाई एक्स उसको v बोल देंगे, ब्रैकेट में ये हो जाएगा log v माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद इस v को उठा के इस साइड कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू log v माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस का v।
अब आप देखोगे v कॉमन जा रहा है, तो यहाँ v कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा log v -1, और ये भी -1 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा log v -2, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू dv/dx। अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे dv है तो सभी v वाला इस साइड आएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये था किसका, होमोजीनियस का, और ये डाल दिया किसमें, ये डाल दिया लीनियर में, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा dx और अपॉन x। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो आप देखो वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, है ना, बोथ साइड। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में बताया था होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना, तो ये उसी फॉर्म में है। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 1/v अपॉन log v -2, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इंटीग्रेशन log x प्लस यहाँ पे log c कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा, यानी ये फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव, तो आंसर क्या आएगा log mod ऑफ फंक्शन, फंक्शन कौन है log v -2 इज इक्वल टू log आप लिखोगे cx, log a प्लस log b log a इंटू b। आप देखोगे log गायब हो जाएगा, क्या बचेगा log v -2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा cx, ठीक है। अच्छा इस 2 को उठा के इस साइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू cx प्लस 2। अब यहाँ पे v की जगह हम लोग रख देंगे क्या, v की जगह y/x, v का वैल्यू रख दिए, ये जाएगा cx प्लस 2। अब यहाँ पे y/x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे log के बेस में कुछ नहीं तो ये है, तो क्या आ जाएगा y/x इज इक्वल टू आ जाएगा y/x इज इक्वल टू आ जाएगा e⁻cx प्लस 2, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इज इक्वल टू x इंटू e⁻cx प्लस 2। हालांकि बुक में जो आंसर दिया है वो सिर्फ इतना दिया है, cx दिया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे प्लस 2 भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद आप ये समझ गए होंगे। चलिए तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है वो आपसे ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। तो ये था 36 नंबर। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लोगे, ये आसान क्वेश्चन है, फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 36 मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए कि आप बना लोगे, फिर भी ना बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर देना, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 37 कर देता हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि c का वैल्यू निकालना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है dy/dx और प्लस y cot x और इज इक्वल टू 2x प्लस x² इंटू कॉट एक्स ये क्वेश्चन है। गिवन दैट, इसने क्या लिखा है, गिवन दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप समझ गए y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो c का वैल्यू निकालना पड़ेगा, c का वैल्यू निकाल कर हम लोग आंसर देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्म में डालेंगे dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में हम लोग इसको लेकर आएंगे। तो उसके लिए हमने क्या देखा कि dy/dx इक्वल टू वाई इंटू कॉट एक्स और यहाँ पे सभी x वाला टर्म है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस फॉर्म में है। तो आप देखोगे जो y का कॉफिशिएंट वो p कहलाएगा, तो यहाँ p कौन हो जाएगा कॉट एक्स। अच्छा q कौन हो जाएगा, q हो जाएगा 2x प्लस x² इंटू कॉट एक्स, ठीक है ना। तो ये आ गया q, तो p और q पता चल गया। अब हमें क्या करना है, IF निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो कितना हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू dx। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, तो p की वैल्यू है cot x dx, ठीक है ना, ये हमारा p की वैल्यू है। अब क्या करेंगे, अब इस cot x को इंटीग्रेट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा log sin x, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा, sin x बच जाएगा बाय लॉग की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसके बाद सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज वाई इफ क्यू इफ, क्या होता है वाई इफ और क्यू इफ, सॉल्यूशन क्या होता है वाई इफ क्यू इफ, ठीक है। तो वाई इंटू इफ का वैल्यू क्या है, तो साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू का वैल्यू क्या है 2x इंटू
2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स और इंटू में क्या आएगा साइन एक्स, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने ये किया कि कॉट को मैंने साइन कॉस में तोड़ा, तो y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो कॉट एक्स है इसको मैंने लिखा दिया कॉस एक्स बाई साइन एक्स, ठीक है, और इसके इंटू में कौन है साइन एक्स आई इंटू डी एक्स है। अब यहाँ पे आप साइन एक्स को मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 2x इंटू साइन एक्स डी एक्स और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन साइन कट जाएगा, क्या बचेगा कॉस एक्स डी एक्स बचेगा और यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन दे दिया डी एक्स। मैंने साइन एक्स को मल्टीप्लाई भी कर दिया और अलग अलग भी कर दिया। अब यहाँ पे आप मैंने क्या किया, इसको एज इट इज छोड़ दिया ये साइन एक्स डी एक्स को। यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आप देखोगे ये अलजेब्राइक फॉर्म में, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, तो किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, तो आईलेट में जो पहले आता है उसको यू मानते हैं, तो ILATE अलजेब्राइक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, जिसको हम लोग यू मानेंगे। तो जो यू रहता है उसको हम लोग बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वी का मतलब कॉस एक्स डी एक्स माइनस, जिसको हम लोग बाहर रखें तो उसका डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स और इसका होल डी एक्स। तो आप बोलोगे पहले वाले को क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये कट जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स आ जाएगा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये रहा 2x और ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो आप देखोगे कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया था, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स और यहाँ पे आ जाएगा y इंटू साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ा है कि जो बहुत ही आसान है, तो उम्मीद है आप लोग उसको बना लोगे। अगर आपसे ना बने वो सब क्वेश्चन तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।